बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में, सो फंडामेंटल के बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए बताए थे। आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए, कुछ आगे बढ़ना है तो आप बता दीजिए। ओके। शक्ति जी, थोड़ा बैकग्राउंड बता सकते हैं ऑडियंस का, सो दैट मैं उसी तरफ से कहाँ ज्यादा फोकस करना है नहीं करना है डिसाइड करूंगा। Air condition and refrigeration air. Sir, they are the working as engineers. All are the engineers, sir. सो बेसिकली मैं ये सारा चीजें कवर करना चाहता हूँ, फंडम बेसिक्स बिफोर मूविंग इनटू रेफ्रिजरेशन साइकिल। फंडामेंटल इवेपोरेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, पीएच साइकिल। ये थोड़ा आउटलाइन है आज का डिस्कशन का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेट रेफ्रिजरेशन इज मेंटेनिंग ए temperature in an enclosed place below the ambient. Okay. Normally, air condition also includes reducing the temperature along with the humidity. Refrigeration also involves the same. Only difference between air conditioner and refrigeration. Refrigerations are normally involved in a very low temperature than the ambient, right? So before getting into basics of refrigeration, there are three states of matter, as आपको सबको मालूम है, लिक्विड है, वेपर है, सॉलिड है, राइट। नॉर्मली रेफ्रिजरेशन में लिक्विड और वेपर स्टेट ये ज्यादा से ज्यादा हम डील करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में लिक्विड कंडीशन में रहता है, और कंडेंसर में मेजोरिटी ऑफ द कंडेंसर में वेपर स्टेज में रहता है, राइट। नॉर्मली सो ये इसमें वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये दो तीन प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस के बीच में। सो दिस हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल, राइट। इसके लिए फंडामेंटल किया। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ हीट। हीट सबको लगता है कि हीट मीन समथिंग विच इज अबव। कोई आई थिंक ऑडियो आप म्यूट पे डाले, वो एको नहीं होता है। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस सर, सबका म्यूट है सर। या सो नॉर्मली हीट क्या होता है? सो नॉर्मली हीट का डेफिनेशन होता है कि एक टेम्परेचर से दूसरा लेवल, इसका बीच में का जो डिग्री है उसको हम हीट बोलते हैं। आइस इज ऑल्सो कंटेन्स हीट, राइट। क्योंकि -30 का भी आइस हो सकता है, -5 का भी आइस हो सकता है। इट कंटेन्स ए हीट, राइट। सो नॉर्मली फीलिंग से हम गर्म है तो उसको उसमें हीट है, ठंडा ठंडा है तो हीट नहीं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कंटेन हीट, वो रिलेटिव टर्म है, राइट। सो मे बी कोल्ड सब्सटेंस में हीट कम हो सकता है, हॉट में ज्यादा हीट कंटेंट हो सकता है। सो एवरी ऑब्जेक्ट जो इस पृथ्वी में है उसमें हीट कंटेंट होता ही है। सो नॉर्मली हमारा जो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं रेफ्रिजरेशन में, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। डिग्री फ़ारेनहाइट तो अभी आजकल थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में ऑल ये ब्रिटिश यूनिट पहले रहते थे। आजकल एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कन्वर्शन फैक्टर यहाँ दिखा है। सो नॉर्मली फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइन होता है। सो डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्शन है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। सो हीट इंटेंसिटी स्केल पे डिग्री सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं, सुपर हीट है क्या, सब कूल्ड है क्या। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर टर्म है हम रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, बीटीयू या किलो कैलोरी। कितना बीटीयू का? 12,000 बीटीयू मतलब 1 टन। ये बीटीयू क्या होता है? बीटीयू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट।
1 किलो कैलोरी मतलब 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हीट कंटेंट देना पड़ता है। क्या वो स्पेस है उसको कूल करने के लिए कितना हीट लगता है, ये 25 से 20 डिग्री के लिए, ये हम बीटीयू में डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ये भी एक है, ये नॉर्मली लोड कैलकुलेशन हम में यूज करते हैं, राइट। कहाँ से कहाँ टेम्परेचर लाना है, और उसमें मास है प्लस स्पेसिफिक हीट, ये मल्टीप्लिकेशन में हीट लोड कैलकुलेशन होता है। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट है। नॉर्मली वाटर के लिए चिल्ड वाटर है, हमको 50 डिग्री से 25 डिग्री को लेके आना है, और 500 लीटर पानी है। सो एम सी पी डेल्टा टी, सो डेल्टा टी 50 से 25 25 डिग्री हो गया, मास 500 लीटर, 500 kg अप्रोक्सीमेटली, सीपी इज 1। सो ये मल्टीप्लिकेशन से हीट लोड कैलकुलेशन निकलता है। सो ये सीपी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होता है, इसका लिस्ट अवेलेबल है, उससे हम रेफर कर सकते हैं। अभी पानी के जगह कुछ और सब्सटेंस कर रहे हैं तो उसका सीपी हमको पता होना जरूरी है। ये आपको देख सकते हैं कि स्पेसिफिक अलग अलग कंपोनेंट के लिए क्या होता है। एल्यूमिनियम तो अलग है, कॉपर मेटल के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, एयर के लिए अलग है, राइट। हाँ, एयर चिल करना पड़ता है, एयर चिल करना है तो एम सी सीपी उसका 0.24 है। सो एयर का लोड कम है वाटर से। तो एक नीचे कैलकुलेशन है, 0.129 सीपी एम, एम मतलब मास है, 5 डिग्री डेल्टा टी है, मतलब 25 से आपको 20 डिग्री लेके आना है, 5 डिग्री का नीचे लाना है, इतना बीटीयू एम। सो ये फंडामेंटल ऑफ ये लोड कैलकुलेशन का है। तो लोड कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, एमसीपी डेल्टा टी से बहुत सारे लोड कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में इंपॉर्टेंट है कि हीट ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। तो वो मीडिया से जो प्रोडक्ट हम स्टोरेज करते हैं, या एयर कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर करना है, सो हीट ट्रांसफर का मेथड्स क्या है ये जानना जरूरी है। तीन टाइप का है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन तो बाय कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रीजर में हम पाइप वो कैबिनेट में हम सोल्डर करते हैं या टेप करते हैं, सो कोल्ड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अंदर ट्रांसफर कंडक्शन से होता है। सो कन्वेक्शन, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, वहाँ इवापोरेटर से अंदर कैबिनेट में हीट ट्रांसफर बाय एयर फ्लो होता है, ये कन्वेक्शन, राइट, मूवमेंट ऑफ एयर। सो नॉर्मली रेडिएशन रेफ्रिजरेशन में हम यूज नहीं करते, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों ज्यादा से ज्यादा हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है, सॉरी, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए वार्म ऑब्जेक्ट टू कोल्ड। तो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कोल्डर रीजन को मूव होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मास। मास कितना है उसका मायने नहीं करता है, हॉट सब्जेक्ट छोटा भी हो, बड़ा सब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करता है, कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर से एम्बिएंट को हम टेम्परेचर, कंडेंसर सो कंडेंसिंग करने के लिए कंडेंसर का टेम्परेचर एम्बिएंट से ज्यादा होना चाहिए। इसका मैं जब साइकिल मैं एक्सप्लेन कर दूं तब मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। क्या है इवापोरेटर, सो इवापोरेटर टेम्परेचर शुड बी लोअर देन द प्रोडक्ट टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए ये रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग साइकिल चलाने के लिए। तो नॉर्मली कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों तरीके से हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग अचीव करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जानना जरूरी है, क्योंकि इवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट बॉयल होता है, राइट, सो तब भी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट, सराउंडिंग से। इसलिए हर एक रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड एंड सराउंडिंग लिक्विड, मतलब मीडिया का प्रेशर, मतलब अभी, और ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर
जहां इक्वल होता है वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसमें वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा, उसके ऊपर वो बॉइल होगा, राइट। फॉर एग्जांपल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर R22 R134 होगा। तो जिस पॉइंट में वो बॉइल होता है उस पॉइंट में सराउंडिंग और ए इसका इक्वल होना चाहिए, अबव विच अबव इट विल गेट इनटू द वेपर स्टेट। ये आप बॉइलिंग पॉइंट मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल रेफ्रिजरेंट क्या है वैसे ही हम रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर से, राइट। जैसा प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो कंप्रेसर और ए एक्सपांशन वाल डिवाइस से हम ये प्रेशर मैनेज करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो लिक्विड बॉयल होगा इवापोरेटर में। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग में हम कोशिश करते हैं कि 7.2 डिग्री इवापोरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए। सो वो प्रेशर हम एक्सपांशन वाले या कंप्रेसर इस्तेमाल करके वो प्रेशर लाते हैं, सो दैट 7.2 में वो बॉयल होगा इवापोरेटर में, सराउंडिंग एयर से वो हीट ट्रांसफर होगा, सो कूल एयर ये मिलेगा। जैसे रेफ्रिजरेशन में नॉर्मली फ्रीजर में -23 का बॉइलिंग टेम्परेचर रखते हैं, उसके लिए वो करस्पॉन्डिंग प्रेशर या हर एक रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन रहता है। वो मैनिपुलेट करने के लिए हमको कंप्रेसर या एक्सपांशन डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है। सो स्टैंडअलोन रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं, उसका रिलेशन प्रेशर से होना चाहिए। और ये बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन इवन डिपेंड्स ऑन आपका एलिवेशन के ऊपर है। मतलब जैसा एक में भी गुजरात में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट विल वेरी स्लाइटली एज यू गो अपर, लाइक जम्मू कश्मीर या और आप ऊपर जाओगे वो माइनर वेरिएशन रहता है। सो जब भी यूनिट डिजाइन करते हैं तो इसका एप्लीकेशन का है ये ध्यान पे रख के थोड़ा करना पड़ता है, माइनर एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पता नहीं लगता है कि सामने वाले आदमी को समझ में आ गए क्या नहीं आ गए। ओके कंटिन्यू सर। जैसा मैंने बताया बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करना है, R22 का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, हम बेसिकली कंप्रेसर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं, राइट। यानी कि वो 7.2 में इवापोरेटर में बॉयल होना चाहिए, वो हीट ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा एक फंडामेंटल है कि ये सैचुरेशन टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेंट के लिए। सैचुरेटेड टेम्परेचर में वो बॉर्डर लाइन है कि या रेफ्रिजरेंट फ्लूइड का कंडीशन में रह सकते हैं, वेपर में भी रह सकते हैं। ये कंडीशन को सैचुरेटेड टेम्परेचर हम बोलते हैं। यहाँ से हम जब हम सक्शन प्रेशर देखते हैं उसका प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से जो टेम्परेचर निकालते हैं उसको हम सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। ये भी एलिवेशन के ऊपर, जैसा एलिवेशन बढ़ता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट लोड कैलकुलेशन में, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। जैसे मैंने पहले बताया मैटर का अलग अलग स्टेट होता है, लिक्विड, वेपर, राइट। सो ये सेंसिबल हीट है, ये मैटर एक सेम कंडीशन में रहेगा, मतलब लिक्विड लिक्विड रहेगा, वेपर वेपर ही रहेगा। उसका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल लिक्विड का टेम्परेचर है, कुछ वाटर है उसका टेम्परेचर है 25, सो 25 से 50 तक लेके जाना है, मतलब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। वाटर वाटर ही रहेगा, 25 से 50 जाना है, 25 डिग्री का चेंज हो गया। ये टेम्परेचर चेंज आने के लिए सेंसिबल हीट देना चाहिए, मतलब चेंज इन स्टेट नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, 100 डिग्री का वाटर है, उसको हमको हीट करना है 90 डिग्री, सो इट इज गोइंग फ्रॉम 100 टू 105 डिग्री। सो इस स्टेज में क्या होता है, 100 से 105 जाते वक्त उसका स्टेट चेंज होता है, वाटर से वेपर बनता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। सो अबव 100 डिग्री इट बॉइल्स आउट, लेकिन वो जो टेम्परेचर चेंज है 0 टू 100 टू 105 डिग्री,
इसमें फेस चेंज भी होता है, राइट। एक तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, उसमें फेस चेंज होता है वाटर टू वेपर, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। दूसरे एग्जांपल है कि आइस। आइस जो एक टेम्परेचर में वो मेल्ट होते वक्त लिक्विड बनता है, सॉलिड आइस रहता है, व्हेन इट मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर है। ये फेस चेंज होते वक्त जो हीट एब्जॉर्ब होता है इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ये रिफ्रेश लोड कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज एसोसिएटेड विद फेस चेंज, ये इंपॉर्टेंट है हीट लोड कैलकुलेशन में। कोल्ड रूम में नॉर्मली जब हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट रहता है, आपको अबोव 0 डिग्री फ्रीज करना है, बिलो 0 डिग्री फ्रीज करना है। तो बिलो 0 डिग्री करना है तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों प्रोडक्ट का देख के लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, नॉर्मली कंडेंसर में जो होता है सेंसिबल हीट, क्योंकि वेपर से वेपर हम टेम्परेचर कम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंडेंसर में सेंसिबल हीट, लेकिन इवापोरेटर में सेंसिबल और लेटेंट हीट, मेजॉरिटी लेटेंट हीट होता है, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉइल्स ऑफ टू वेपर रेफ्रिजरेंट। सो लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट ये दोनों रहता है। सो ये फंडामेंटल, ये ध्यान पर रखना जरूरी है। दूसरे एक दिखाया है कि जैसा वो लिक्विड टेम्परेचर जैसा बढ़ता है, पार्टली कन्वर्टेड टू वेपर, सो पार्ट ऑफ सेंसिबल हीट है और लेटेंट हीट है। जब वो पूरा वेपर होता है बॉइल पॉइंट के ऊपर, सो गैस टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये सेंसिबल हीटिंग। तो कंप्रेसर में जब गैस कंप्रेस होता है वेपर, सो वेपर का टेम्परेचर बढ़ता है, सो वो सुपर, ये सेंसिबल हीट ही है, राइट। तो सेंसिबल हीट है कि हीट इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। लेटेंट हीट में हीट एब्जॉर्ब और गिवन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आइस में जब मेल्ट होता है तो हीट इज गिवन अप, इन सम केस हीट एब्जॉर्ब है, आइस और बॉइलिंग वाटर है, सो ये दोनों का एग्जांपल है लेटेंट हीट में मैंने दिया है। सो अलग अलग प्रेशर, सो जो कंस्ट्रेंड स्पेस में जब होता है, सो यूनिट ऑफ प्रेशर हम पीएसआईजी में नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में हम रेफ्रिजरेंट का डिफाइन करते हैं। एक्चुअल सिस्टम में सो प्रेशर टेम्परेचर हम ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के लिए, एयर कंडीशन के लिए 7.2, मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए -6.7, या फ्रीजिंग के लिए -23.3, ये कंडीशन लाने के लिए हम सिस्टम डिजाइन करते हैं। एक रेफ्रिजरेशन कैसे डेवलप हुआ इसी के बारे में सिंपल टर्मिनोलॉजी से समझा। कंप्रेसर नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी रेफ्रिजरेशन हो सकता है क्या? हम रूम पे टेम्परेचर कम कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप एक कंटेनर में आप रेफ्रिजरेंट रख लो, माइनस टेम्परेचर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट आप ओपन रखो, वो हीट एब्जॉर्ब रूम से करेगा, बॉयल ऑफ होगा, निकलेगा, तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसा वेपर होता है वो बाहर निकल के जाता है, मतलब रेफ्रिजरेंट वेस्ट हो गया। सो ये बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल का रेफ्रिजरेशन है। सो इसमें होता क्या है, आप टेम्परेचर या क्वांटिटी ऑफ वेपर कन्वर्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक थ्रोटल वाल्व लगाओगे, सो आपको कितना टेम्परेचर रखना है वो प्रेशर है थ्रोटल वाल्व से आप एडजस्ट कर सकते हो। सो रूम में टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। आप नीचे करना है, ज्यादा करना है, तो आप थ्रोटल वाल्व को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ भी रेफ्रिजरेंट हो, ये कितना रेफ्रिजरेंट सिस्टम में हमको फ्लो करना है वो कंट्रोल करने के लिए फिर कंप्रेसर आ गया, राइट। तो एक इवापोरेटर है, उसमें थ्रोटल वाल्व लगाया हुआ है, उसके साथ कंप्रेसर जुड़ गया है, वो रिक्वायर्ड फ्लो मेंटेन करता है, राइट। उसके बाद इवापोरेटर एक्सपेंशन वाला गया, राइट। इवापोरेटर में मेंटेन करने के लिए एक्सपेंशन वाला गया, कंप्रेसर आ गया। उसके बाद कंडेंसर, ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया। ये फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन है। सो कंप्रेसर का काम है
सो इवापोरेटर और कंडेंसर और सिस्टम में रिक्वायर्ड फ्लो रखना है और वेस्ट नहीं होगा रेफ्रिजरेंट, अनलाइक इन द प्रिमिटिव में हमने देखा है जहाँ इवापोरेटर कंडेंसर नहीं, एक लूप सिस्टम बन गया। थोड़ा कंडेंसेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है जरा देखेंगे। ओके, कंडेंसेशन में दो पार्ट है। कंडेंसेशन में एक पहले तो डी सुपरहीटिंग होता है। कंप्रेसर में जब वेपर कंप्रेस होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वहाँ चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, वेपर वेपर ही रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, बिकॉज कंप्रेशन। तो एक पहले कुछ पोर्शन में डी सुपरहीटिंग होता है कंडेंसर में, उसके बाद लास्टली वेपर से वो लिक्विड में कंडेंस होता है, मतलब हीट रिजेक्शन है। सो जो एम्बिएंट एयर जब कंडेंसर के ऊपर जाएगा वो गर्म डिस्चार्ज गैस के टेम्परेचर लेके बाहर निकलेगा। सो पहले कुछ रो में कंडेंसर में डी सुपरहीटिंग होता है, लास्ट का कुछ पोर्शन है उसमें सब कूलिंग मिलता है। सो इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज वो हीट एब्जॉर्ब करता है। एयर कंडीशन में रूम से करेगा, क्योंकि रिटर्न एयर जो आएगा वहां से एब्जॉर्ब करेगा, कोल्ड रूम में इवापोरेटर में करेगा। सो इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होगा, वो बॉयल ऑफ होगा रेफ्रिजरेंट, सो इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सो कंडेंसर में वेपर टू लिक्विड होता है, इवापोरेटर में लिक्विड टू वेपर है। तो एक जगह हीट रिजेक्ट होगा, एक जगह हीट एब्जॉर्ब होगा। सो वेदर आपको इसको हीट पंप जैसा यूज करना है, सो कंडेंसर का हीट आप पानी गर्म के लिए या कुछ किसी मीडिया को गर्म कर सकते हैं, राइट, या स्पेस को गर्म करना है तो वो आप स्पेस में छोड़ सकते हैं। इसको हीट पंप मोड पे चलाते हैं ना एयर कंडीशन में, तब वो कंडेंसर का हीट यूज कर सकते हो। जब ठंडा करना है तो इवापोरेटर साइड से आप। तो फंडामेंटली सो इवापोरेशन में जब फेस चेंज होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर, तो तभी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो फेस चेंज होने के लिए इट रिक्वायर्स हीट कंटेंट। वो हीट कंटेंट सराउंडिंग मीडिया से वो एब्जॉर्ब करेगा, सो इसी का इफेक्ट कूलिंग से आपको मिलेगा। सो इवापोरेटर में सही क्वांटिटी का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होना जरूरी है, और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ द इवापोरेटर वेपर ऑफ होना चाहिए, सो दैट आपको सही तरह से कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये वही है, समरी किया है। एफिशिएंट है प्रोसेस ऑफ, आपको हीट निकालना है स्पेस सब्सटेंस या इसमें, राइट। एक टन रेफ्रिजरेशन, एक टन का यहाँ कुछ डेफिनेशन दिया है। एक टन रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री इन 24 आवर। ये टन कहाँ से आ गया, उसके बाद में बीटीयू जुड़ गया। पहले का डेफिनेशन है एक टन का, एक टन आइस मेल्ट करने के लिए 24 आवर्स में एट 0 डिग्री में, सो कितना हीट लगता है उसको एक बीटीयू में कन्वर्ट किया है, राइट। सो इन एसआई यूनिट में एक टन मतलब 3.5 किलोवाट। तो ये बेसिकली फंडामेंटल रेफ्रिजरेशन साइकिल है पीएच डायग्राम में, इफ यू कैन। सो कंप्रेसर का काम नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। गैस क्यों कंप्रेस करना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब आता है तो आपको इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो इट कैन नॉट बी रीयूज फॉर कूलिंग द स्पेस। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। सो एक्सपांड आप वेपर को थ्रॉटलिंग नहीं कर सकते, इसलिए आप कंप्रेसर उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाओगे, सो दैट कंडेंसर में आपका नॉर्मल एम्बिएंट में हीट रिजेक्शन होगा। आप हीट रिजेक्शन करते हो, वेपर को लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में थ्रॉटलिंग होगा, हाई प्रेशर लिक्विड, हाई टेम्परेचर लिक्विड इज कन्वर्टेड टू लो टेम्परेचर लिक्विड, वो इवापोरेटर को फीड करेगा। सो कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना और फ्लो मेंटेन करना, ये दो काम है। कभी बोलता है ना कि कूलिंग नहीं आया सर कंप्रेसर की वजह से कूलिंग,
कंप्रेसर फ्लो मेंटेन नहीं करता है तो वो कंप्रेसर के वजह से सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन कंप्रेसर का फ्लो सही तरह से मेंटेन कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, राइट, फिर भी आपको रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस एयर कंडीशन में या फ्रीजर में नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि इवापोरेटर या कंडेंसर में आपको देखना है। तो सिस्टम में दो साइड होते हैं, एक लो प्रेशर साइड है इवापोरेटर जो कंप्रेसर का सेक्शन है, इसको लो साइड प्रेशर बोलते हैं, और दूसरा है डिस्चार्ज और कंडेंसर साइड है, ये हाई प्रेशर साइड है। तो अभी थोड़ा वेपर कंप्रेशन साइकिल देखेंगे। सो बेसिकली आपको मालूम है कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि यहाँ प्रेशर चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। वेपर से रेफ्रिजरेंट लिक्विड बनेगा, उसके बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में आएगा एक्सपांशन डिवाइस, यहाँ सिर्फ प्रेशर चेंज है। उसके बाद वेपराइजेशन होगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इधर फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज है। सो लो टेम्परेचर लिक्विड इज कन्वर्टेड टू लो टेम्परेचर वेपर। तो ये पूरा साइकिल ये रिपीट होगा। तो एक एक पार्ट का फंक्शन यहाँ एक्सप्लेन किया है कंप्रेसर में। सो आइडियली ड्राई सुपरहीटेड वेपर होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता है। आप पानी एक बीकर एक वेसल में लोगे, पानी को कंप्रेस करने के लिए आप प्रयास करोगे तो आप पानी कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में किसी सब्सटेंस को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करना है तो आपको वेपर फॉर्म चाहिए, इसलिए कंप्रेसर हम बोलते हैं ना, कंप्रेसर लिक्विड हैंडल नहीं करेगा, कंप्रेसर के अंदर टूटेगा, बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इसलिए वेपर होना जरूरी है। सो इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो पूरा वेपर ऑफ होके कंप्रेसर को आना चाहिए। आप ज्यादा चार्ज करोगे, ये सारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर नहीं बनेगा, सो वो लिक्विड कंप्रेसर में आएगा तो कंप्रेसर को डैमेज कर सकते हैं। सो कंप्रेसर में वेपर आना चाहिए, ये फंडामेंटल है। उसके लिए इवापोरेटर, एयर फ्लो और चार्ज, ये दोनों सही तरह से एडजस्ट करना चाहिए, सो दैट कंप्रेसर इज रिसीविंग ओनली वेपर। सो नॉर्मली आइडियल साइकिल है कंप्रेशन का आइसेंट्रोपिक है, यहाँ टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाना चाहिए। लेकिन जैसा आपको मालूम है पिस्टन कंप्रेसर है या स्क्रॉल कंप्रेसर है, जैसा वो कंप्रेशन होता है, हीट ऑफ कंप्रेशन ऐड होता है, सो टेम्परेचर सेक्शन में जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब डिस्चार्ज होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो आइडियल आइसेंट्रोपिक नहीं है, उसमें सुपरहीट ऐड होता है कंप्रेसर में। वो सुपरहीट कम करने के लिए कंडेंसर में कुछ रो हम डीसुपरेटिंग रो लेते हैं। सेकंड है कंडेंसेशन का, जैसे मैंने बताया सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट वेपर, इसमें दो पार्ट होता है कंडेंसर। फर्स्ट इज डीसुपरेटिंग जोन होता है कंडेंसर में, उसके बाद वो कंडेंस होके सब कूलिंग है। तो नंबर ऑफ रोज और एयर फ्लो ऐसा एडजस्ट करना है कि वेपर डीसुपरेटिंग होगा, उसके बाद सब कूल्ड होगा। सब कूलिंग कैसे मेजर करना है, सुपरहीट कैसे मेजर करना है, बाद का चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। okay. उसके बाद है एक्सपांशन। सो कंडेंसर का आउटलेट में जो आएगा वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, क्योंकि आपको एक्सपांशन करने में लिक्विड रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। ऑलरेडी वेपर है तो आप एक्सपांड करते वक्त तो आपको जितना कूलिंग इफेक्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं, इसलिए आइडियल कंडेंसर ऐसा साइज सेलेक्ट करना है कि प्रॉपर सब कूलिंग होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना 2 डिग्री सब कूलिंग होना चाहिए। कंप्रेसर का कैपेसिटी डिक्लेयर करते वक्त हम उस सब कूलिंग के लिए कैपेसिटी डिक्लेयर करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर कूलिंग कैपेसिटी कंप्रेसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम में सब कूलिंग सही नहीं है। आपको कंडेंसर का साइजिंग करना है, आप बहुत छोटा कंप्रेसर कंडेंसर यूज किया, सब कूलिंग नहीं मिलेगा आपको, या चार्ज कम है फिर भी सब कूलिंग नहीं मिलता है। सब कूलिंग का इफेक्ट है कंडेंसर साइज का है और रेफ्रिजरेंट चार्ज का भी। सो सिस्टम बैलेंसिंग का मतलब है कि ये
चार्ज सेट करना है। सिस्टम डिजाइन का मतलब है कि सही तरह का कंडेंसर आपको डिजाइन करना है, राइट। तो एक्सपांशन डिवाइस में आपको प्रेशर चेंज होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि आपको जब प्रेशर फॉर एग्जांपल R22 का प्रेशर 300 psi है, जो आप इवापोरेटर में बॉयल ऑफ करोगे आपको वो कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। इसके लिए वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर करके आपको बॉयल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल कूल। सो यहाँ भी इसको आइसेंथाल्पिक बोलते हैं, लेकिन आइडियली आइसेंथाल्पिक नहीं है, इसमें आइडियल साइकिल नहीं होता है। ओके, तो एक्सपांशन हो गया, वेपराइजेशन, सॉरी मैं ये लास्ट थ्रॉटलिंग है, उसके बाद वेपराइजेशन है इवापोरेटर में। जब सो द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू वेपर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जब रिटर्न एयर आता है कॉइल के ऊपर चला जाएगा, सो रिटर्न एयर का टेम्परेचर रहता है मे बी 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 7.2 डिग्री का कॉइल के ऊपर चलेगा, देर इज ए हीट ट्रांसफर, सो रेफ्रिजरेंट विल गिव अवे हीट टू द इनकमिंग एयर। इसी प्रोसेस में वो वेपर ऑफ होगा। सो एंड ऑफ द इवापोरेशन साइकिल में आइडियली वेपर होना चाहिए। तो 7.2 डिग्री से कितना आगे चला है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, उसको हम सुपर हीट बोलता है, बाद में वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, तो आइडियली प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में हम इसका प्रोसेस होता है, राइट। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। ये अंदर का रीजन है, इसमें लिक्विड और गैस का दोनों मिक्सचर रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड रीजन है, और राइट हैंड साइड में वेपर रीजन है। सो वेपर रीजन में कंप्रेशन का है, लिक्विड रीजन में आपको थ्रॉटलिंग का है। सो इवापोरेटर में ये बीच में का साइकिल। सो इसमें जो हीट चेंज होता है इसको हम एंथैल्पी में करते हैं। एंथैल्पी इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर। पिक्टोरियली हीट एब्जॉर्ब इन द इवापोरेटर। सो जो आपको कंडेंसर में हीट रिजेक्शन है, ये तो इवापोरेटर का कैपेसिटी प्लस और कंजम्पशन ऑफ द कंप्रेसर मोटर, this is the heat rate. So condenser should be designed for rejecting the cooling effect plus the power consumption of the compressor. तो इसके लिए बोलते हैं ना, हीटिंग में कैपेसिटी ज्यादा मिलता है, कूलिंग में कम मिलता है। इसका कारण है कि जो हीट मोटर का पावर कंजम्पशन में वो हीटिंग में ऐड होता है। मैं ये करता हूँ। कंप्रेसर का फंक्शन है पंप्स वेपर रेफ्रिजरेंट, उसका कंप्रेसर का वाई कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड। कंप्रेसर का प्रेशर आपको सैचुरेशन टेम्परेचर एम्बिएंट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हीट रिजेक्शन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को हीट रिजेक्शन होगा। इवापोरेटर जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो एम्बिएंट से ज्यादा नहीं है, कम है। सो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन नहीं हो सकता है। सो साइकिल आपका कंटिन्यूस क्लोज लूप सिस्टम में नहीं चलेगा, इसलिए वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल हम करते हैं। सो दैट नॉर्मल एम्बिएंट 35 डिग्री का जो एयर है उससे आप कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को कूल कर सकते हैं। ये कंडेंसर का काम मैंने जैसे बताया। मीटरिंग डिवाइस है आपका, जो एक्सपेंशन डिवाइस है, कैपिलरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन हो सकता है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिक्विड में लाएगा। थोड़ा हम सुपर हीटर और सबकूलिंग के बारे में बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आगे का चार्ट में अच्छी तरह।
ये पीएच डायग्राम मैं पहले आपको दिखाया था। ये इवापोरेटर का साइकिल है, जो कि एक्सपेंशन वाल से जो इवापोरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, आइडियली जैसे मैंने बताया, एंड ऑफ द इवापोरेशन साइकिल में लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर होना चाहिए, राइट। लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा पोर्शन हम सुपर हीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल 7.2 डिग्री में नॉर्मली एयर कंडीशनिंग का इवापोरेटिंग टेम्परेचर रहता है 7.2 डिग्री। आइडियली ये 7.2 डिग्री इवापोरेटर वेपर लिक्विड से वेपर होने के बाद एट द एंड ऑफ द इवापोरेटर उसमें टेम्परेचर 7.2 होना चाहिए। लेकिन जनरली ये 7.2 नहीं होता है, स्लाइटली हायर होता है। थोड़ा सुपर हीट हम रखते हैं इसके लिए कि कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट आएगा उसमें वेपर कंडीशन में रहेगा, इसके लिए थोड़ा सुपर हीट रखता है। इसको हम इस पोर्शन को 7 to 1 जो है वो सुपर हीट है, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द पीएच डायग्राम ये वेपर रीजन है, ये अंदर का है मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट है। सो साइकिल में थोड़ा सुपर हीट है, ये वाला सुपर हीट का है। वैसा 4 to 5 ये सब कूलिंग है। ओके, ये सुपर आपको दिखा सकता हूँ। ओके, ये इवापोरेटिंग में जैसा इवापोरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, जैसे वो ट्रैवल करेगा, रेफ्रिजरेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वेपर। जैसा सम मिड पोर्शन वेपराइजेशन कंप्लीट होता है। सो एक बार वेपर होने के बाद सराउंडिंग से जो 7.2 का वेपर जो हीट पिकअप करेगा उसका सुपर हीट बढ़ेगा, राइट। ये सो लिक्विड से वेपर बनेगा। वेपर आइडियली एक 7.2 एयर कंडीशनिंग के लिए होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर के लिए 6.7 होना चाहिए। लेकिन जब वो निकलता है कंप्रेसर सेक्शन में आता है, देयर इज सम इट विल पिक अप सम सुपर हीट एम्बिएंट से, पाइपिंग में हो सकता है या इवापोरेटर के अंदर भी वो हीट, क्योंकि चार्ज कम होने के वजह से भी सुपर हीट हो सकता है, या कुछ इंटेंशनली कॉइल बड़ा है सो दैट सुपर हीट मेंटेन किया है, कंप्रेसर में वेपर आएगा इसके लिए। ये वही पिक्टोरियली दिखा है। तो जैसे एक्सपेंशन वॉल में ऑलमोस्ट 90% लिक्विड 10% वे 5 डिग्री में आएगा, जैसा मिड पोर्शन में आएगा 50% लिक्विड पर 50% 5 डिग्री में रहेगा। तो एंड ऑफ द साइकिल में हार्डली एनी लिक्विड और मेजोरिटी वेपर है, लेकिन 5 डिग्री। इसके बाद जो इवापोरेटर में होगा ये सुपर हीटिंग होगा। मतलब 5 डिग्री से जो 7 डिग्री वेपर्स टू वेपर, मतलब ये सेंसिबल है, इसको हम सुपर हीट बोलते हैं। सो 5 डिग्री कहाँ से है? आपको 70 psi सक्शन प्रेशर है। आप जब ये सक्शन प्रेशर मापोगे उसका इक्वलेंट जो सैचुरेटेड प्रेशर मिलेगा, 5 डिग्री का इक्वलेंट 70 सैचुरेटेड है। आपको प्रेशर मालूम है, सक्शन प्रेशर 70 psi, करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड सक्शन प्रेशर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आप इवापोरेटर का एंड पे जो टेम्परेचर मेजर करोगे और ये प्रेशर का करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड टेम्परेचर मिलेगा, उसका डिफरेंस सुपर हीट बोलता है। इसका यूज क्या है? एक तो एक्सपेंशन वाल्व कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, ये सुपर हीट के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन वाल्व का बल्ब होता है, ये हम इवापोरेटर आउटलेट में कनेक्ट करते हैं। जो ये सुपर हीट मेजर करके ज्यादा सुपर हीट हो तो ये एक्सपेंशन वाल्व क्लोज करेगा। यहाँ सेंस होगा उसका, ओरिफिस का प्लंजर ऊपर नीचे होगा तो ओरिफिस का डायमीटर कम होगा। सुपर हीट कम है ये तो क्लोज होगा, सुपर हीट ज्यादा है ये ओपनिंग होगा। तो ये एक्सपेंशन वाल्व के सुपर हीट होना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि 7 से 9 हो गया, 12 हो गया। सो ये सुपर हीट रखने का एक वन इज फॉर प्रोटेक्टिंग दी कंप्रेसर फ्रॉम लिक्विड वेपर, क्योंकि आप नॉर्मल एम्बिएंट में सुपर हीट रखोगे, एम्बिएंट जब कम होगा लिक्विड नहीं आना चाहिए, इसलिए नॉर्मल एम्बिएंट में हम सुपर हीट लगते हैं। लोअर एम्बिएंट में वो सुपर हीट विल बी क्लोज टू 0। सो ये एम्बिएंट फ्लक्चुएशन के लिए हमको थोड़ा सुपर हीट रखना पड़ता है सो दैट कंप्रेसर इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। लोग बोलते हैं कि सुपर हीट नहीं रखा तो क्या होगा?
सो पॉसिबिलिटी है कि लाइट लोड है, लो लोड है, इवापोरेटर में बॉयल ऑफ नहीं होता है, फिर वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आने का चांसेस है, इसलिए वो सुपरहीट रखना जरूरी है। वैसे ही कंडेंसर में सुपरहीटेड वेपर है, सैचुरेटेड लिक्विड आएगा, राइट। सुपरहीटेड से सो कुछ पोर्शन में वेपर से टेम्परेचर डी सुपरेटिंग होगा, मतलब वेपर वेपर ही रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर घटेगा। सो लास्ट का फ्यू कॉइल है, वहां आपका फेज चेंज होगा, वेपर से लिक्विड होगा, आपका टेम्परेचर और फेज चेंज ये दोनों होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 100% वेपर है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जैसा आएगा इधर 50% हो गया, उसका टेम्परेचर डी सुपरेटिंग हो गया, कंडेंस होते होते जीरो वेपर 100% लिक्विड, आपका प्रेशर 50 टेम्परेचर 50.4 है। सो एंड ऑफ द साइकिल है, जो 50.4 से जो 43 आ गए, ये 50.4 कहाँ से आ गया, आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर आप जो मापते हैं उसका पीटी चार्ट से आपको जो टेम्परेचर मिलेगा सैचुरेटेड, ये 50.4 है। ओके, सो 75 से 50.4 है, ये डी सुपरेटिंग है कंडेंसर में। जो 50.4 जब लिक्विड वेपर लिक्विड हो गया, सो व्हाट एवर ये टेम्परेचर ड्रॉप है, इसको हम सबकूलिंग बोलते हैं। सबकूलिंग इसके लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो इंश्योर होता है, क्योंकि एक्सपांशन डिवाइस के लिए लिक्विड होना जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके लिए कुछ मिनिमम आपको सबकूलिंग रखना जरूरी है। सो सबकूलिंग ज्यादा रखना मतलब आपको कंडेंसर साइज बढ़ाना होगा या गैस्चर, एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। सो कितना सुपर हीट रखना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके सिस्टम डिजाइनर को रखना। पिक्टोरियली दिखा है इवापोरेशन या कंडेंसेशन है क्या है। इवापोरेशन, इवापोरेटर में लिक्विड से वेपर होता है, सो सेंसिबिलिटी से लेटेंट हीट, और जो सुपर हीटिंग का पोर्शन है वो अगेन सेंसिबल हीट में। वैसे ही उसका अपोजिट है, कंडेंसर में सेंसिबल हीट पहले निकाला जाता है, डी सुपर हीटिंग सेंसिबल हीट निकला जाता है, उसके बाद लेटेंट हीट, दैट इज द फेज चेंज। फेज चेंज होने के बाद लिक्विड का जो सबकूलिंग पोर्शन है, अगेन दैट इज इन्वॉल्व इन ए सेंसिबल हीट। सो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो थोड़ा ये स्किप करता हूँ। तो सुपरहीट सबकूलिंग ये करना है तो सक्शन प्रेशर का सुपर हीटिंग आपको मेजर करना है। आप सक्शन प्रेशर आप मेजर करोगे पीटी चार्ट से, सक्शन प्रेशर का इक्वलेंट टेम्परेचर क्या है सैचुरेटेड, और सक्शन टेम्परेचर आप मेजर करोगे, इसका डिफरेंस आपको सुपरहीट देगा। सिमिलरली आपको सबकूलिंग कैसा मेजर करना है, कंडेंसर आउटलेट में टेम्परेचर आपको मेजर करना है, डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन करना है, और डिस्चार्ज प्रेशर का इक्वलेंट सैचुरेटेड टेम्परेचर आप रेफ्रिजरेंट का निकालना है, इसका डिफरेंस आपको सबकूलिंग देगा, राइट। इसका मतलब इवापोरेटर में जो सैचुरेटेड टेम्परेचर के ऊपर जो टेम्परेचर जाता है उसको सुपर हीटिंग बोलते हैं। जैसा कंडेंसर में लिक्विड का सैचुरेटेड टेम्परेचर है, उससे बिलो जो टेम्परेचर आता है कंडेंसर आउटलेट में, उसको सबकूलिंग। So, superheating is to ensure compressor is protected from liquid entry. तो सबकूलिंग का इंपॉर्टेंस है कि एक्सपांशन डिवाइस को कॉन्स्टेंटली लिक्विड रेफ्रिजरेंट फीड करना है। लिक्विड एक्सपांशन डिवाइस इज एफिशिएंट व्हेन इट इज एक्सपांडिंग द लिक्विड, नॉट द वेपर। इसके लिए सबकूलिंग और सुपरहीटिंग होना, वही एक्सप्लेन किया है कंडेंसिंग टेम्परेचर सक्शन प्रेशर से। मैं ज़्यादा पीटी चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके,
ये थोड़ा फंडामेंटल्स मैंने कवर किया है, और कुछ कंप्रेसर के बारे में करना है शक्ति जी? तो मैंने फंडामेंटली क्विकली थोड़ा बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। नहीं नहीं, रेडी है, बराबर है सर। मैंने इतना ही है कि कंप्रेसर क्यों चाहिए सिस्टम में, सबकूलिंग सुपरहीटिंग क्या होता है। कितना मिनट का है वो? कंप्रेसर का सर थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अलग तो अलग हमारे क्या कंप्रेसर टेक्नोलॉजी क्या है। वापिस पीछे मीटिंग भी है एक CWC का। हाँ ठीक है, फिर फंडामेंटल मैंने क्विकली कवर करने का कोशिश किया है। आप कभी भी बता दो, ऑनलाइन हम ले सकते हैं, बहुत सारे मॉडल है। एयर कंडीशनिंग का अलग है, रेफ्रिजरेशन का अलग है, कंप्रेसर अलग है, रेफ्रिजरेंट के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के बारे में जानना जरूरी है। ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट क्यों है, आगे कौन सा रेफ्रिजरेंट आने वाला है, R32 क्यों है, R290 क्यों है। तो आप कभी भी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आपको ऑनलाइन कभी भी सेमिनार हम रख सकते हैं। ओके 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 सर। ओके, किसी का कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका आगे। हाँ, एक विजय पे क्या पूछो, हीट पंप रिगार्डिंग का નથી પૂછો? नहीं सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या टीचर्स? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑल द बेस्ट, आपका चैप्टर ग्रोथ हो, सो विल गेट एक एक चीज है मैं कहना चाहता हूँ, एक कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा HVAC में फोकस है, क्योंकि उनको मालूम है कि HVAC में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रहा है। उनका अभी 5 ईयर प्लान बना है, जैसा लोकल कंटेंट को बढ़ाना है एयर कंडीशनिंग। इसके लिए कंपलसरी सर्टिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने चालू किया है, और बहुत सारे कंपनी ने अभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। आगे जाके रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है, एक तो डिमांड के वजह से होने वाला है, और इंपोर्ट में डिस्करेज कर रहा है गवर्नमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप ड्यूटी बढ़ा रहा है कंप्रेसर के ऊपर, इंडोर के ऊपर बढ़ा रहा है, सर्टिफिकेशन ला रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी इंप्रूव होना है, प्लस લોકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ એ કરना है। ચેતન સાહેબ હમણાં પૂરું કરે છે, તો તમે જરા કેમને થેન્ક્સ નું ને એવું ગાલી કરો। आज रेडी सर? हाँ सर, एक सर, थैंक यू वेरी मच चेतन सर, आपने अपना टाइम निकाल के ये हमको अटेंड किया। यस सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपका चैप्टर के लिए। इधर सर अहमदाबाद चैप्टर से भी सब बैठे हुए हैं। राइट सर। हाँ सर, प्रशांत सर सब अहमदाबाद से हैं, हम इधर। हेलो एंड थैंक यू। थैंक यू सर, सब बोल रहे हैं आपको। बाय। या बाय। मजा आया।